पिछले वीडियो में हम लोगों ने रेसिस्टेंस के बारे में देखा था और ओम्स लॉ को जस्टिफाई किया था। आज टॉपिक हमारा है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट पहुंचाता है, तो वो 4 फैक्टर है। नंबर 1, लेंथ ऑफ वायर। सबसे पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ वायर, जो रेसिस्टेंस को बहुत इफेक्ट पहुंचाता है। कैसे इफेक्ट पहुंचाता है, तो देखिए, जिस तरह से वायर का लेंथ बढ़ेगा रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसका मतलब हुआ लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, यानी कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मतलब ये हुआ कि लेंथ वायर का जितना बढ़ाएंगे आप, रेसिस्टेंस उतना ज़्यादा क्रिएट होगा। ये पहला बात। दूसरा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये टॉपिक हमारा है। दूसरा टॉपिक है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये भी एक फैक्टर है जो रेसिस्टेंस को इफेक्ट पहुंचाता है, अफेक्टिंग करता है उसको। तो देखिए कैसे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब बच्चा नहीं समझता है। किसी भी वायर का यूनिट पार्ट का जो एरिया है, या सबसे टॉप पार्ट का जो एरिया है, उसको हम कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्योंकि आप लोग को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पढ़ाई नहीं होता है, इससे पहले कभी नहीं पढ़े होंगे, इसलिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब आप नहीं समझ। इसका मतलब मोटा मोटी ये समझिए कि थिकनेस ऑफ वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब हो गया थिकनेस ऑफ वायर। तो रेसिस्टेंस डिपेंड ऑन द थिकनेस ऑफ वायर, ये दूसरा टॉपिक है। देखिए ये किस तरह से डिपेंडेंट है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के रेसिस्टेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेसिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप एरिया बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस घट जाता है, एरिया आप घटाते हैं तो रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। इस हिसाब से जैसे हमको समझ में आ रहा है कि मोटा तार का रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि एरिया ज़्यादा हो गया तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। पतला तार का रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्यों? क्योंकि एरिया उसका कम हो जाएगा। तो एरिया कम हो जाएगा तो रेसिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। पतला तार का रेसिस्टेंस, थिन वायर का रेसिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा और थिक वायर का रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, ये टॉपिक इसमें है। तीसरा, टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑफ वायर। टेम्परेचर अगर हाई होगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। किसी भी सर्किट में अगर टेम्परेचर बढ़ जाए किसी कारणवश तो वहाँ रेसिस्टेंस हाई हो जाता है। चौथा है मटेरियल ऑफ वायर। मटेरियल ऑफ वायर। मटेरियल ऑफ वायर का मतलब ये हो गया जो वायर किस चीज़ का बना हुआ है। कोई वायर कॉपर का बना होता है, कोई वायर सिल्वर का बना होता है, कोई आयरन का बना होता है। तो इस चीज़ पर में भी डिपेंड करता है। सबसे अच्छा वायर हम लोग किस चीज़ को मानते हैं? सिल्वर वायर, क्योंकि बेटर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का सिल्वर वायर। यानी सिल्वर वायर का रेसिस्टेंस सबसे ज़्यादा कम है। तो चूँकि वो बहुत कॉस्टली है इसीलिए उसका यूटिलाइज नहीं होता है हमारे सर्किट में। तो कॉपर के सिल्वर के बाद हमारा दूसरा नंबर पे आता है कॉपर। कॉपर वायर जो है उसका भी रेसिस्टेंस बहुत कम होता है, लेकिन सिल्वर से कम नहीं होता है। सिल्वर का रेसिस्टेंस सबसे कम होता है, उसके बाद कॉपर। तो हम लोग कॉपर वायर को सबसे अच्छा वायर मानते हैं अपने सर्किट में। तो इस हिसाब से मटेरियल ऑफ वायर पर आपका रेसिस्टेंस डिपेंड कर रहा है। अब देखिए, इसको अगर इक्वेशन फर्स्ट मान लिया जाए और इसको इक्वेशन सेकेंड मान लिया जाए, तो बाय कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड
वी गेट, इस दोनों इक्वेशन को आप कंबाइन करेंगे तो क्या आप पाएंगे, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई ए। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को जब हम कंबाइन करेंगे तो देखेंगे कि रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जा रहा है L बाई ए के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लग जाए तो ये इक्वलाइज हो जाएगा, यानी रेसिस्टेंस इज इक्वल टू, यहाँ पर कांस्टेंट फिक्स है रो, पी को ही थोड़ा सा हम लोग ऐसे लिखते हैं, पी को थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, रो आर ओ रो, रो एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, रो यहाँ पर कांस्टेंट है के रूप में, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के रूप में लग रहा है, तो रो एल बाई ए, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए, वेयर रो इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड रेसिस्टिविटी, मतलब यहाँ पर आपका रेसिस्टिविटी का जन्म हो रहा है, इसको हम लोग लिखते हैं आर ओ रो। ठीक है, जिसको पी को थोड़ा सा उल्टा पुल्टा जैसे लिख देते हैं तो वही हो जाता है रो का सिंबल, आर इज इक्वल टू रो बाई ए, रो एल बाई ए, एक फार्मूला तैयार हो गया। ये रो क्या है, रेसिस्टिविटी, यहाँ पर रेसिस्टिविटी का जन्म हो गया। अब सोचिए कि अगर L1 हो जाए, एरिया 1 हो जाए, यानी लेंथ 1 हो जाए और एरिया 1 हो जाए, तो रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस में कोई अंतर रहेगा, सेम हो जाएगा। यदि ये दोनों 1 1 बन जाए तो रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी दोनों सेम हो जाएगा। तो रेसिस्टेंस का हम लोग रेसिस्टिविटी का डेफिनेशन इस हिसाब से कहते हैं कि व्हेन यूनिट लेंथ ऑफ ए कंडक्टर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज यूनिट, then the resistance is called resistivity. When unit length and unit cross section of area of a conductor, then resistance is called resistivity. इस हिसाब से हमारा resistivity का definition निकल जा रहा है। अब यहाँ से रो का फार्मूला क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, ये हमारा रो के लिए फार्मूला है, और उधर आर के लिए हमारा फार्मूला हुआ था आर इज इक्वल टू वी बटे आई, ये ओम लॉ से हुआ था, ओम्स के लॉ से इसका जन्म, यहाँ पर रो के लिए फार्मूला हो गया। तो रो का असाइनमेंट अगर हमको कैलकुलेट करना पड़े और नहीं पता रहे, आर का क्या होता है ओम, एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर, और लेंथ का क्या होता है मीटर, तो मीटर से इसको काट दीजिए तो ओम मीटर, किसका असाइनमेंट हो गया, रेसिस्टिविटी का असाइनमेंट ओम मीटर, द असाइनमेंट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर। तो हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ रेसिस्टेंस से रेसिस्टिविटी का जन्म किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। केवल एग्जाम में अगर पूछे कि राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस, तो ये 4 चीज़ लिख देंगे, लेंथ ऑफ वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर ऑफ वायर, मटेरियल ऑफ वायर, ये 4 चीज़। जब उसको फिर आगे कहेगा कि ब्रीफ में समझाइए तो फिर वो सब काम करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे।